नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम संगम युग का साहित्य, समाज और संस्कृति का अध्ययन करेंगे या संगम साहित्य में प्रतिबिंबित संस्कृति कैसी थी, इस विषय का अध्ययन हम करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय इतिहास का ये काल दक्षिण भारत के 3 राजवंशों चेर, चोल, पांड्य शासकों द्वारा शासित होता रहा, इसीलिए इसे संगम युग कहकर पुकारा जाता है। जिस प्रकार उत्तर भारत की प्राचीन सभ्यता संस्कृति की जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है, उसी प्रकार प्राचीन दक्षिण भारत की संस्कृति हमें संगम साहित्य से मिलती है। संगम का अर्थ है संघ, परिषद, अकादमी अथवा विद्यालय। दूसरे शब्दों में संगम तमिल कवियों, बुद्धिजीवियों, चिंतकों का एक संगठन है। इसके अंतर्गत राजकीय संरक्षण प्राप्त बहुत से तमिल कवि संगम परिवार में रहते हुए काव्य रचना करते रहते थे। जनश्रुतियों के अनुसार पांड्य शासकों के अंतर्गत 3 बार संगमों का गठन किया गया। इस आधार पर संगम काल को 3 युगों में बांटा जाता है। पहला थेनावदुरुई, दूसरा काल कपटापुरम और तीसरा काल भागई नदी के तट पर मदुरई में माना जाता है। वर्तमान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर कपटापुरम स्थित है। संगम काल में तमिल कवियों द्वारा रचित सृजित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। विद्यार्थियों, अभी तक हमने संगम काल की प्रशासनिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम संगम काल के शासकों की आर्थिक जीवन कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसी थी, इस विषय में विस्तृत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, आर्थिक जीवन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कृषि की स्थिति कैसी थी। संगम काल में दक्षिणी राज्यों के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि था। संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि भूमि अत्यंत उर्वरक थी और पर्याप्त मात्रा में कृषि की जाती थी। कृषकों को वल्लाल कहा जाता था। वल्लाल वर्ग 2 हिस्सों में विभाजित था। संपन्न कृषि वर्ग, जिसके पास अपनी भूमि थी, उन्हें वेलारस कहा जाता था और भूमि का अधिकांश भाग इन्हीं के अधिकार में था। ये लोग स्वयं कृषि नहीं करते थे और सेवकों तथा मजदूरों से कृषि करवाते थे। सेना एवं प्रशासकीय कार्यों के लिए सामान्यतः इसी वर्ग के लोगों को नियुक्त किया जाता था। दूसरा था विपन्न किसान या मजदूर कृषक वर्ग। इस वर्ग के लोगों के पास अपनी स्वयं की जमीन नहीं होती थी और वे संपन्न वलालों की जमीन पर काम करके अपना जीवन यापन करते थे। महिलाएं, विशेषकर निम्न जाति की नारियां कृषि का काम करती थी। चावल, नारियल, कटहल, काली मिर्च, हल्दी, गन्ना आदि की पैदावार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था थी। नहरों और तालाबों से जो जल सिंचाई के लिए दिया जाता था, उस पर राज्य किसानों से अतिरिक्त कर वसूल करता था। कुल मिलाकर संगम काल में प्रदेश धन धान्य से परिपूर्ण था। इसके अलावा हम देखते हैं कि संगम काल के उद्योग धंधे कैसे थे। संगम काल में लगभग सभी प्रकार के कुटीर उद्योग धंधे संपन्न और उन्नत थे। सूती और रेशमी वस्त्रों का उद्योग काफी विकसित हो चुका था। विद्यार्थियों, संगम साहित्य की कविताओं में सूती कपड़ों के बारे में कहा गया है कि वे सांप के केचुल या भाप के बादल की तरह महीन होते थे। उनकी कटाई इतनी अच्छी होती थी कि धागे आंखों से दिखाई नहीं पड़ते थे। बुनाई का कार्य प्राय स्त्रियां करती थी। उरयूर सूती कपड़ों के व्यापार का प्रमुख केंद्र था। गन्ने से शक्कर बनाने का उद्योग भी काफी विकसित था। ताड़ का रस तैयार करने वालों का व्यवसाय, बढ़ईगिरी का व्यवसाय, रस्सा बनाने का उद्योग, अस्त्र शस्त्र निर्माण उद्योग, स्वर्णकारों का व्यवसाय, चर्म उद्योग, नमक बनाने का उद्योग, भवन निर्माण उद्योग आदि काफी संपन्न उद्योगों की श्रेणी में थे। इसके अलावा विद्यार्थियों, हम देखेंगे कि संगम काल के व्यापार और वाणिज्य की स्थिति क्या थी। संगम युग तमिल राज्यों में व्यापारिक उत्कर्ष का युग था।
संगम साहित्य में तात्कालिक व्यापारिक गतिविधियों का व्यापक चित्रण मिलता है। बंदरगाहों पर मस्तूलों पर झंडे लगे हुए जहाज इकट्ठा होते थे। समुद्र में जहाजों का मार्ग निर्धारण करने के लिए लाइट हाउस बनाए जाते थे। नीरा, तोंडी, मुशिरी, कोरकई, कुहूर, नेलिसिंडा आदि प्रमुख बंदरगाह थे। इन बंदरगाहों पर यमन लोग जहाजों में सोना और अपने देश का सामान लेकर पहुंचते थे। यहाँ की मुख्य निर्यातक वस्तुएं थी काली मिर्च, सूती वस्त्र, मलमल, रेशमी वस्त्र, हाथी दांत, मोती, कीमती रत्न, हीरे, नीलम, कीमती पत्थर आदि। प्रमुख आयात की जाने वाली वस्तुएं थी कांच का सामान, मूंगा, शराब, सोना, चांदी, तांबा, सिक्के आदि। रोमन लोगों के अतिरिक्त तमिल लोगों का मिस्र, अरब, चीन और मालदीव से भी व्यापार होता था। विद्यार्थियों, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। व्यापारियों के पास 2 मंजिले भवन होते थे। नीचे की मंजिल गोदाम का काम और ऊपर की मंजिल आवास का काम करती थी। ये वर्ग काफी संपन्न था। पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि तात्कालिक नगर अरिकामेडू एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, जहां वस्तुओं को एकत्र कर भारत के विभिन्न भागों में भेजा जाता था। मुजोरिस, पुहार, अरिकामेडू की खुदाई में रोमन सम्राट ऑगस्टस और रिवेरियस ने मोहर वाले सोने और चांदी के सिक्के मिले हैं। कैनगोनेर में रोम के सम्राट ऑगस्टस की स्मृति का मंदिर भी बनाया गया था। अरिकेमेडू की खुदाई से प्राप्त जो अवशेष मिले हैं, उनसे हमें पता चलता है कि रोमनों ने भारत में एक बड़ी फैक्ट्री भी स्थापित की थी। पेरिप्लस का लेखक 75 ईस्वी में भारत और रोमन साम्राज्य के बीच होने वाले व्यापार का विवरण देता है। ये भारत में निर्यात होने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख करता है। इस समय में व्यापार कारवां का नेतृत्व करने वाले स्थल सार्थवा को मसातृवान और समुद्री सार्थवा को मानमिकिन कहा जाता था। तमिल राज्यों का आंतरिक व्यापार भी काफी समृद्ध था। आंतरिक व्यापार में वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए टैक्स वसूल किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषि, उद्योग और व्यापार की स्थिति संगम काल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अब हम देखेंगे कि संगम काल का सामाजिक जीवन कैसा था। इति नमस्कार।